हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं स्वतंत्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का कृषि पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्लास 10 ज्योग्राफी का हम लोग चौथा चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के सभी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है, चाहे वो हम तकनीकी माध्यम से हो या फिर आयात निर्यात के माध्यम से हो, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था या देशों की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए, ब्रिटिश काल से हम देखें तो वैश्वीकरण एक नई घटना नहीं है। जो यूरोपीय कंट्री थी वहाँ पे कपास की काफ़ी डिमांड थी। इसी का परिणाम हम देखते हैं कि दो प्रमुख शहर हैं मैनचेस्टर और लिवरपूल, ये औद्योगिक शहर है सूती मिल के। ठीक है, तो ये यहाँ पर सूती औद्योगिक मिलों का जब विकास हुआ वो भारतीय कपास के उच्च कोटि के कपास होने के कारण ही ये डेवलप हुआ है। भारतीय कपास के कारण ही ये डेवलप हुआ है। तो ये घटना हम देखते हैं तो वैश्वीकरण एक नई घटना नहीं है, ये पुरानी घटना है जिससे भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो यूरोपीय देशों से जुड़ा था, जिसमें यूके हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया। तो इन सभी देशों से भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही जुड़ी थी। उसके बाद देखते हैं कि 1970 में चंपारण आंदोलन हुआ। जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था उस समय आप पढ़े होंगे कि कपास की और नील की काफ़ी अधिक डिमांड थी। ठीक है, भारत के जो नील थी इसका डिमांड काफ़ी यूके और यूरोपीय कंट्री में था, जिससे यहाँ के किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता था, जिससे वो खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पाते थे। तो उसी क्रम में नील की खेती के विरोध के कारण चंपारण आंदोलन हुआ था, जिसमें आप 3 कठिया पद्धति सुने होंगे। 3 कठिया पद्धति, ठीक है। तो इस पद्धति के खिलाफ किसानों ने चंपारण में आंदोलन किया था गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के लीडरशिप में। तो आपने इसको पढ़ा है। आगे बात करते हैं तो 1990 में 1990 के बाद भारतीय जो किसान थे, ठीक है, वो विश्व के जो बाज़ार हैं या विश्व के जो अर्थव्यवस्था हैं उनसे स्पर्धा करने में असमर्थ देखे जा रहे हैं, कह सकते हैं। क्योंकि जो भारतीय किसान हैं यहाँ पे इनको सब्सिडी जो है काफ़ी कम मिलती है, जबकि हम देखें विदेशों के किसानों की तो वहाँ पे अत्यधिक सहायकी या सब्सिडी मिलती है, जिससे किसान कृषि में अत्यधिक निवेश करते हैं और अत्यधिक निवेश करते हैं जिससे अधिक से अधिक उत्पादन कर पाते हैं। तो ये किसका परिणाम है? विदेशों में अत्यधिक सब्सिडी का परिणाम है, सहायकी का परिणाम है, जिससे विदेशी जो किसान है वो विश्व स्तर पे अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और भारतीय किसान वहाँ पे असमर्थ पाए जाते हैं। असमर्थ क्योंकि यहाँ का जो कृषि पैदावार है वो उच्च क्वालिटी का अब कह सकते हैं कि नहीं हो पा रहा है, यानी प्रति हेक्टेयर का जो उत्पाद है इस मामले में भी भारतीय किसान काफ़ी पीछे हैं। कारण क्या है कि कृषि में निवेश काफ़ी कम हो रहा है और किसान जो है उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ठीक है, अब क्या है, भारत में जो सीमांत किसान हैं और जो छोटे किसान हैं, भारत के जो छोटे और सीमांत किसान हैं इनकी स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। हम ओवरऑल इंडिया की स्थिति देखें तो भारत में अधिकतर किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं या फिर सीमांत किसान हैं। ठीक है, बड़े किसान यहाँ पर बहुत कम। तो छोटे किसानों और सीमांत किसानों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है, जिससे भारतीय कृषि को एक तेज़ गति दिया जा सके, जिससे प्रोडक्शन के मामले में और विश्व स्तर के स्पर्धा कंपटीशन के मामले में भारतीय किसान और भारतीय जो कृषि के प्रोडक्ट है वो समर्थ हो पाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं तो आपको पता होगा हरित क्रांति 60 के दशक में भारतीय क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया था, हरित क्रांति, जिसके पिता कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। तो उनके द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति लाई गई जिसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके तहत भारत के अनेक क्षेत्रों में
इसको विकास करने, कृषि को गति देने का काम किया गया, लेकिन 2-3 क्षेत्र ही हैं जहाँ पे काफ़ी अधिक विकास देखने को मिला, जिसमें पंजाब की बात करें, ठीक है, इसके बाद हरियाणा की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तो इन क्षेत्रों में कृषि का काफ़ी अधिक पैदावार देखने को मिला हरित क्रांति के फलस्वरूप। लेकिन भारत के और अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हरित क्रांति का काफ़ी अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिला। कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह पाया हरित क्रांति, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में नहीं हो पाया इसका सफल प्रयास। तो इसमें देखा गया कि हरित क्रांति में एक लंबा चौड़ा वादा किया गया किसानों से काफ़ी अधिक सुविधाएं देने के लिए, सहायता देने यानी सब्सिडी देने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब इसके कई विवाद देखने को मिलते हैं, हरित क्रांति में कई विवाद देखने को मिलते हैं। ऐसे कुछ विद्वानों का कहना है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप ही यहाँ पर रासायनिक जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, इनका उपयोग बढ़ा और इसके उपयोग से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कि जलाक्रांता, अति सिंचाई के कारण जलाक्रांता उत्पन्न होता है। और जलाक्रांता क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम लोग खेतों में अत्यधिक सिंचाई करते हैं। और इन किन क्षेत्रों में, और ये किन क्षेत्रों में होता है? ये पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये भूमि का निम्नीकरण हो, चाहे उर्वरक के कारण या पीड़कनाशी जो हमारे यहाँ आते हैं, रासायनिक पीड़कनाशी, उनका उपयोग करने से हमारे यहाँ भूमि का निम्नीकरण लगातार हो रहा है, ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। आगे बात करते हैं तो विश्व स्तर पर जीनी क्रांति या जीन क्रांति यानी कि जननी क्रांति देखने को मिल रहा है। अब जीन क्रांति या जननी क्रांति क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो हरित क्रांति में हमने पद्धति या तरीके अपनाए, उसको हमने प्राकृतिक तरीके से कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो उन्नत किस्म के बीज हैं, जो अनेक तरीके हैं, उसको अपनाया हमने। लेकिन जीन क्रांति में क्या है कि सीड्स यानी बीज के अंदर इंजीनियरिंग के माध्यम से कुछ गुणवत्तापूर्ण बदलाव करके और अच्छे किस्म के बीज तैयार किए जाते हैं, जिसको जीन क्रांति कहते हैं। और वो बदलाव, जैसे कि हमने कई प्रकार के हमारे यहाँ फसल है, जैसे बासमती चावल है, तो उनके इंजीनियरिंग के माध्यम से कुछ जीन में कुछ तब्दीली करके और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाकर उसको लगाया जाए, जिससे वो और अधिक गुणवत्तापूर्ण हो जाए। तो उस तरह के जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो जीनी क्रांति के फलस्वरूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कार्बनिक कृषि प्रचलन। अब इसको समझते हैं कार्बनिक कृषि। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किसानों के द्वारा कार्बनिक कृषि का प्रचलन बढ़ रहा है। मतलब किसी की वो पद्धति जिसमें हम जैविक खाद का प्रयोग करके कृषि करते हैं। पहले क्या था कि हम कृषि को अत्यधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद जो हैं, पीड़कनाशी है, उनका उपयोग करते थे। लेकिन वर्तमान में किसानों में कार्बनिक कृषि का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसमें जैविक खाद का उपयोग करके कृषि करने की बात कही जा रही है। तो ये प्रचलन बढ़ रहा है। यहाँ पे एक समस्या देखने को मिल रहा है कि बढ़ती जो जनसंख्या है भारत में, जो लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया का, कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत की जो बढ़ती जनसंख्या है ये किसानों के लिए कह सकते हैं कि भविष्य अंधकारमय ला सकती है। तो इसमें काफ़ी रिफॉर्म लेने की आवश्यकता है, काफ़ी सुधार लाने की आवश्यकता है, जिससे किसानों की स्थिति सुधारा जाए, किसान आत्महत्या करने के लिए प्रेरित न हो, आत्महत्या करने पर विवश न हो। तो इस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे भारत में 83.3 करोड़ लोग मात्र 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। तो इस डाटा से आप अनुमान लगा सकते हैं भारत के 83.3 करोड़ लोग जो हैं मात्र 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर डिपेंड है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रति व्यक्ति जो भूमि है वो सिर्फ आधा हेक्टेयर है। कितना? आधा हेक्टेयर। तो इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे उनके खाद्यान्न के लिए भोजन भी चाहिए, अत्यधिक लाभ कमा सके, इसलिए कीमती फसलों का उत्पादन भी कर सके। तो यहाँ पर सिर्फ आधा हेक्टेयर भूमि ही प्रति व्यक्ति के हिस्से में है। तो यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि किसानों पर कितना बोझ या भूमि पर कितना बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों को चाहिए कि अपने फसल को वृद्धि करने के लिए वो सस्यावर्तन की पद्धति अपनाएं। सस्यावर्तन मतलब फसल चक्र आप सुने होंगे, ठीक है, मतलब बदल बदल की कृषि करना, जिससे क्या हो कि
एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे और दूसरा अलग अलग प्रकार के फसल का भी उत्पादन हो सके, इसलिए सस्यावर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है। एक बात और है यहाँ पर, जो किसान अधिकतर यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए खेती करते हैं, उन्हें चाहिए कि जो कीमती फसलें हैं जिससे अत्यधिक लाभ कमाया जा सके, ठीक है, उनका उत्पादन किया जाए। जैसे कि बहुत सारे फसल है जिससे अत्यधिक लाभ कमाया जा सकता है, नगदी जिसे फसल कहते हैं हम लोग, वाणिज्यिक फसल जो बगानी फसल कहते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग, रोपण कृषि। तो उस तरह की कृषि अपनाने की आवश्यकता है जिससे किसानों को अधिक से अधिक कीमत मिले, अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके और इनको स्थिति जो है वो सुधर सके। तो इसके लिए उनको चाहिए कि कीमती फसलों का उत्पादन को बढ़ावा दें। जैसे फलों की कृषि हो गया, औषधीय पौधे हो गए, बायोडीजल फसल जिसमें जट्रोफा हो गया, जजोवा हो गया, फूलों की, फलों की, सब्जियों की, इन सभी की खेती करें। क्योंकि एक चीज़ है यहाँ पर कि इन फसल में एक तो सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ठीक है, अधिक से अधिक मुनाफा भी कमाया जा सकता है। तो किसानों को चाहिए कि खाद्यान्न फसल के स्थान पर वो कीमती फसलों को उगाएं जिससे उनकी आमदनी में, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। जैसे हमने बात किया कि फल हों, चाहे औषधीय पौधे हों, बायोडीजल जट्रोफा हो या यहाँ पर जजोबा हो, फल फूल, तो इन सभी का उत्पादन करने से उनकी आय में वृद्धि हो सकती है और उनकी स्थिति को एक अच्छी गति मिल सकती है, उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है भारत में, ये क्या है भारतीय कृषि पर, जिसमें हमने समझा कि भारत में वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। ब्रिटिश काल से हमने देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ जुड़ी थी और भारतीय जो प्रोडक्ट हैं, भारतीय जो उत्पाद हैं कृषि के, वो अन्य देशों में यहाँ से निर्यात किए जाते थे, बहुत सारे वस्तुओं को यहाँ पर आयात भी किया जाता था। इसके साथ हमने पढ़ा कि 1990 के बाद क्या प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रहा है, किस प्रकार किसान अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं इन क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर जितना सब्सिडी मिलना चाहिए सरकार के द्वारा उतना सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है, उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान अपने कृषि को बढ़ावा नहीं दे पा रहा है, अपने कृषि में निवेश नहीं कर पा रहा है, जिसके फलस्वरूप वो लगातार कर्ज में डूब रहा है और कर्ज के कारण उनकी स्थिति लगातार दयनीय हो रही है। तो इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर में कृषि से संबंधित प्रमुख पहलुओं को देखा, जिसमें हमने देखा कृषि क्या होता है, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, साथ ही हमने देखा कृषि के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख फसल हैं, नगदी फसल कौन से हैं, रोपण कृषि, निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, इन सभी कृषि के बारे में हमने अध्ययन करने का प्रयास किया। तो आज की वीडियो में इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।